एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर वर्खा गुप्ता। तो अभी जैसे हमने एक सीरीज की थी ना, जिसमें मैंने एक रैपिड रिवीजन लिया था, ओपन हाउस सेशन किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को अराउंड 25 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे, जो रैपिड फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही आज मैं आप लोगों से अगेन कुछ 25 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूं, उनके क्वेश्चन आंसर्स, और ये भी आप लोगों से रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा सिलेबस है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस तो निकलेंगे, पूरे 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें कहीं से भी चूक नहीं करनी है, अपनी तैयारी करने चलनी है। ठीक है ना, तो आज भी अगेन मैं आप लोगों से वही 25 कुछ नए 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। उनको हम शुरू करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सारे क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश कीजिएगा कि उनके आंसर्स आपके माइंड में तुरंत आ जाए, और तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बताऊंगी, बट कोशिश कीजिए कि आपको आंसर ना क्वेश्चन सुनते ही आ जाए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये रैपिड फायर राउंड। चलिए, तो ये रैपिड रिवीजन है, इसमें 25 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कभी कोई डिस्प्यूट होता है, तो डिस्प्यूट के लिए कई बार जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक थर्ड पार्टी पर्सन को बुलाती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, और वो इंडिपेंडेंट पर्सन दोनों पार्टीज में से किसी का भी सगा नहीं होता है। ठीक है ना, वो दोनों में से किसी को नहीं जानता है, वो बिल्कुल ही थर्ड पर्सन होता है। तो और वो पर्सन जो रहता है वो उनके लिए डिसीजन लेता है। तो वो पर्सन क्या कहलाता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, उस पर्सन को क्या कहते हैं, वो जो थर्ड पर्सन है वो कौन सा पर्सन होता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है गाइस आर्बिट्रेटर। ध्यान रखिएगा, दिस इज दी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर वो पर्सन होता है जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, और जो दोनों पार्टीज में से किसी को नहीं जानता है, और वो पर्सन यहां पर आके दोनों की प्रॉब्लम सुनता है और सुनकर फिर आंसर देता है। ठीक है, दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट इज रिफर्स टू एज। जो नेगोशिएशन होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, ध्यान दीजिएगा, यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जो नेगोशिएशन हो रहा है, यानी कि जो वार्तालाप हो रही है, वो वार्तालाप क्या कहलाती है। अगर वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या फिर किसी अदर फर्दर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई नेगोशिएशन चल रहा है, तो उस वार्तालाप को क्या कहेंगे, जो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में हो रही है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब आप लोगों के लिए टास्क ये है, कलेक्टिव बार्गेनिंग 4 तरह की होती है, उन चारों कलेक्टिव बार्गेनिंग्स के नाम आपको बताने हैं, और नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं उन चारों के नाम। ठीक है ना, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम आज की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो आज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। जैसे आप जानते हैं, बहुत सारे आपके मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। सेलिंग प्रिंसिपल होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट होता है, कंज्यूमर होता है। तो आपकी जो आज की जो मार्केटिंग है वो किसके ऊपर वर्क करती है। आज का जो अगर हम देखा जाए, तो आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस कंसेप्ट के ऊपर वर्क करती है, तो द प्रिंसिपल इज कंज्यूमर ओरिएंटेशन। आज का जो फंडा है वो ये है कि हमको सेलिंग, प्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट से ज्यादा जो जरूरत है वो है कंज्यूमर के खुश रहने की। अगर हमारा कस्टमर, हमारा कंज्यूमर खुश है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सारे जितने भी अदर टास्क है वो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये उनका बेस फंडा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट सेंटर आप सबने सुना हुआ है। तो ये जो असेसमेंट सेंटर है ये बेसिकली क्या है, क्या ये कोई प्लेस है या फिर ये एक टेक्निक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असेसमेंट सेंटर क्या है, क्या ये प्लेस है या फिर एक टेक्निक है, सोचिए। प्लेस नहीं, दिस इज द टेक्निक। असेसमेंट सेंटर एक टेक्निक है जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो असेसमेंट सेंटर क्या है, एक टेक्निक है, याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर कौन होते हैं। ठीक है, कल जो हमने सेशन किया था उसमें भी विसिल ब्लोइंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां पर वो अनजस्टिफाइड होता है। ठीक है, उसी तरह से विसिल ब्लोअर कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विसिल ब्लोअर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में रहकर, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अनवांटेड चीजें हो रही है, कुछ इनलीगल चीजें हो रही हैं, उसके बारे में जानकारी जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की हायर अथॉरिटीज को प्रोवाइड करते हैं, वो पर्सन विसिल ब्लोअर कहलाते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर हम बाहर की बात करें, तो जो गुप्तचर होते हैं, जो पुलिस को खबर देते हैं कि कहां पर क्या गलत चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सो दैट दे ऑल आर दी विसिल ब्लोअर।
ठीक है, वो आपके विसिल ब्लोअर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने दी हुई है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी हुई है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इट इज गिवन बाय द विक्टर ब्रूम। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय द विक्टर ब्रूम, जिसमें एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस, ये 3 चीजें जो है वो आपकी वर्क करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थ्योरी एक्स और वाई किसने दी हुई है? थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई किसने दी हुई है? तो दिस इज द मैकजॉर्ज थ्योरी, नाम याद रखिएगा। थ्योरी एक्स एंड वाई गिवन बाय द मैकजॉर्ज और मैकग्रेगर, ठीक है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई गिवन बाय द मैकग्रेगर। और एक चीज और है, इसको 2 फैक्टर थ्योरी नहीं कहते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी जो आपकी हैंसबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है, जिसमें मोटिवेशन और आपका मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, उसको 2 फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। इसको 2 फैक्टर थ्योरी नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय, थ्योरी ऑफ इक्विटी, इक्विटी थ्योरी किसने दी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए, जब आप नाम याद करते हो थ्योरीज के, तो इसी तरह से याद करो कि जैसे इक्विटी थ्योरी, आदम्स इक्विटी थ्योरी, मैकजेगर्स XY थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, है ना। और जो आप लोगों की बड़ी फेमस है, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इसी तरह से आप अगर नाम याद करेंगे तो आप लोगों को इजी पड़ेगा। एल्डरफर ERG थ्योरी, ठीक है। तो ये इसी तरह से याद कीजिए, तो नाम अपने आप आपको याद होते चले जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन NTUGC नेट एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 9, है ना। इनोवेशन, ध्यान से सुनिएगा, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो बुक है वो किसने दी है? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक किसने दी है? तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक पीटर F. ड्रकर, ठीक है, गिवन बाय पीटर F. ड्रकर, याद रखिएगा, पीटर F. ड्रकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हार्थोन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इज हार्थोन एक्सपेरिमेंट। हार्थोन एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, हार्थोन एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है? तो हार्थोन एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू दी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, याद रखिएगा। हार्थोन एक्सपेरिमेंट जो है वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से रिलेट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन एनालिसिस, जिसे हम टीए एनालिसिस या टीए मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसमें पेरेंट, चाइल्ड और आपका जो पेरेंट, चाइल्ड, मतलब बताओ मेरे माइंड से निकल गया, पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट, ये 3 ईगो स्टेज जो है वो काम करती हैं। तो ये जो मॉडल है या ये जो एनालिसिस है, ये किससे रिलेटेड है? ये परसेप्शन से रिलेटेड है या पर्सनालिटी से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले भी, ठीक है। तो दिस एनालिसिस इज रिलेटेड टू द परसेप्शन और पर्सनालिटी। द राइट आंसर इज पर्सनालिटी, बिल्कुल। जो टीए एनालिसिस है, दिस इज रिलेटेड टू दी पर्सनालिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मेथड इज अ पार्ट ऑफ, जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है वो किसका पार्ट होता है? मतलब जो ऑफ द जॉब होती है या ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ये आपको बताना है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को टी ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आज के समय पर। ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज भी बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू दी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, याद रखिएगा। दिस इज रिलेटेड टू दी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और इसके लिए एक कंसेप्ट यूज किया जाता है, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। इसके लिए जो कंसेप्ट यूज किया जाता है, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग, याद रखिएगा, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना। सॉरी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द लर्निंग बाय डूइंग, बिकॉज जो लर्निंग बाय डूइंग होता है वो वाला कंसेप्ट आपका ऑन द जॉब का चलता है, ठीक है ना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए लर्निंग बाय डूइंग चलता है, बट ये यहां पर नहीं होता है, क्योंकि यहां पर आपको चीजों को सिखाया जाता है डिफरेंट तरीके से। यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठकर ही आपको चीजें नहीं सिखाते हैं, आपको अलग से भी ट्रेन किया जाता है। तो इसलिए ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। दिस इज कम्स अंडर दी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बट जहां पर आपको लर्निंग बाय डूइंग दिखेगा वहां पर आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा अमाउंट जो वर्कर्स को उसकी लिविंग लाइफ के लिए दिया जाता है, मतलब जो जीने के लिए दिया जाता है, और एक ऐसा अमाउंट दिया जाता है जिससे वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी सके, वो अमाउंट क्या कहलाता है? वो फेयर वेज कहलाएगा, लिविंग वेज कहलाएगा, नॉमिनल कहलाएगा या मिनिमम वेज कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कंफर्टेबली जीने के लिए, जिससे कि उसका जो नॉर्मल रिसोर्सेस वाली जो चीजें हैं वो पूरी हो सके, तो इस तरह का जो अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड द मिनिमम अमाउंट, ठीक है। मिनिमम वेजेस ऐसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मिनिमम वेजेस कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि हु गिव द कंसेप्ट कोर कॉम्पिटेंसीज। ये मैंने कई बार पूछा भी है और आई नो कि आप सब इसको जानते भी होंगे। तो सी के प्रहलाद याद रखिएगा, सी के प्रहलाद और जी हैमिल इज द राइट आंसर, ठीक है ना, सी के प्रहलाद और जी हैमिल। नाउ द नेक्स्ट वन अगेन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 15, हु डेवलप सिस्टम अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। System approach of industrial relation. Who developed system approach of industrial relation? Industrial relation का जो system approach है वो किसने डेवलप किया है? तो आंसर इज जॉन ड्यूलप। कुछ आपको ऐसे नाम है जो आपको याद अपने आप करना ही है, हम यहाँ पर ऑप्शंस का वेट नहीं कर सकते, कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। तो जॉन ड्यूलप इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होती है जो कि हेल्प करती है या इम्प्रूव करती है एम्प्लॉयज की कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी लिसनिंग स्किल्स, जिससे वो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपना काम कर सके। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो इम्प्रूव करती है कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज और उनके अंदर गुड लिसनिंग की कैपेसिटी को भी इंक्रीज कराती है? वो कौन सी ट्रेनिंग है? क्या वो टीम बिल्डिंग होगी या टीम डेवलपमेंट होगा या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होगी? सो गाइज दिस इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, याद रखिएगा, दिस इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के ही माध्यम से ज्यादातर हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बहुत बेहतरीन होती है और साथ ही साथ लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, जिससे कि आप सामने वाले की बात को सुन के समझ के फिर आप रिप्लाई करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इंडस्ट्रियल रिलेशन आर प्लांट कम्युनिटी लाइफ। जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो रहता है कम्युनिटी प्लांट कम्युनिटी लाइफ के लिए, वो किसने दिया है? इंडस्ट्रियल रिलेशन आर प्लांट कम्युनिटी लाइफ, ये किसने बोला है? आप ये भी कह सकते हो कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो रहता है वो प्लांट यानी कि जो हमारा एरिया जहां पर हम काम कर रहे हैं उसकी कम्युनिटी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज गिवन बाय द पीटर डकर, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कहीं ना कहीं आईटी यूजीसी नेट एग्जाम में आपसे पूछे गए। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे छोटे से होते हैं जिनको हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट दे आर दी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि मार्क्स तो 2 ही मिलना है, तो हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, जो आप लोग खुद बताओगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। एटीट्यूड के जो 3 कंपोनेंट हैं वो उन 3 कंपोनेंट्स के नाम आप नीचे लिखकर बताओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, जो मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी है जिसमें लीडरशिप के बिहेवियर्स बनते हैं, तो कितने लीडरशिप के बिहेवियर पॉसिबल्स हैं? मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, सबने नाम सुना है? मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी में लीडरशिप के बिहेवियर पॉसिबल्स होते हैं, वो कितने पॉसिबल्स होते हैं वो आपको बताना है। यस, सो मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी में कितने लीडरशिप बिहेवियर पॉसिबल होते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसा आप जानते हो कि मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी को हम 9x9 के नाम से भी या 9-9 के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहां पर ऑब्वियसली जो 9-9 ग्रिड्स बनते हैं, इसलिए जो पॉसिबल बिहेवियर्स जो होंगे वो हमारे 81 होंगे, याद रखिएगा। पॉसिबल जो बिहेवियर्स होंगे वो कितने होंगे? 81 होंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 से 25 बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स दिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबसे पहले किसने दिया है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबसे पहले किसने दिया है? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट गिवन बाय कैथ ऑलिवर, ठीक है, याद रखिएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट गिवन बाय कैथ ऑलिवर, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एटीपी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक वर्ड यूज होता है एटीपी, तो इस एटीपी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज होता है, इस एटीपी का मतलब क्या है? ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में द वर्ड यूज होता है दैट इज द एटीपी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीपी? एटीपी का मतलब क्या है? सो एटीपी इज अवेलेबल टू प्रॉमिस, है ना, याद रखिएगा। एटीपी मीन्स अवेलेबल टू प्रॉमिस, जैसा प्रॉमिस क्या था उस हिसाब से अवेलेबल टू प्रॉमिस। एटीपी अवेलेबल टू प्रॉमिस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइजन? काइजन का मीनिंग क्या है? सो काइजन का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है, द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन मीनिंग इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, SST इन मार्केटिंग। ये भी पूछा गया है आपसे। मार्केटिंग में SST का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SST? सो दिस इज द सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी। ओके, SST मीन्स सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी, SST, सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, थ्योरी ऑफ Z गिवन बाय। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। ये भी कहा गया कि भाई ये थ्योरी तो मास्लो ने भी दी हुई है, या इस तरह की बातें भी निकल कर आई, बट जो सबसे ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन जिस पर्सन का रहेगा उसका नाम इस थ्योरी के प्रोपेगेटर के नाम पर ज्यादा लिया जाता है। तो थ्योरी Z जो है ये ऑची की थ्योरी के नाम से जानी जाती है। किसकी थ्योरी? ऑची, OUCHI, ऑची की थ्योरी के नाम से ये जानी जाती है। द लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशंस गिवन बाय। जो बैलेंस थ्योरी है एटीट्यूड फॉर्मेशंस की, वो किसने दी हुई है? बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशंस गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय दी फ्रिट्ज हैदर। किसने दी है? फ्रिट्ज हैदर, फ्रिट्ज हैदर। याद रखिएगा, बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन गिवन बाय फ्रिट्ज हैदर। तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले थे, जो बिल्कुल ही शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चंस होते हैं, उनके में से ही ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है, और NTUGC नेट में ये क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे गए हैं किसी ना किसी तरीके से, तो इसलिए हमें ये पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे मैनेजमेंट की किसी भी तरह का पेपर दे रहे हैं उन सभी के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, और जुड़े रहिए हमारे साथ, जिससे कि हम आगे की जितनी भी हमारी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से हो सके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।